सुप्रभात छात्रों। सुप्रभात छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व में हमने उषा कविता की व्याख्या, उसके अभ्यास प्रश्न और उत्तर, काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न उत्तर तथा कुछ लघुत्तरात्मक अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन किया है। आज हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों का अध्ययन करते हैं। कविता का अंतिम चरण है ये। निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कुछ कठिन शब्द हैं, हालांकि बार बार मैं आपको बताती जा रही हूँ तो मैं समझती हूँ आपको याद हो गए होंगे। भोर अर्थात प्रभात, नभ आकाश, चौका रसोई बनाने का स्थान। रसोई कहते हैं भोजन। रसोई से आप तात्पर्य रूम से मत ले लेना, यानी भोजन बनाने से, जो भोजन बनाने के लिए स्थान निर्धारित किया जाता है उसे चौका कहते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता उषा से लिया गया है या उद्धृत है। प्रस्तुत कविता के कवि प्रयोगवादी कवि हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का बहुत सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है तथा इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। एक बार पुनः व्याख्या देख लेते हैं। कवि बताते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो कोई नीला शंख हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इस समय आसमान यानी प्रातः के समय शंख के समान गहरा नीला देखने में दिखाई देता है। वह पवित्र दिखाई देता है तथा वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लीपा हुआ गीला चौका हो। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है और प्रातः भी नमीपूर्ण होती है। इस कविता में विशेष है, यदि हम काव्यगत विशेषताएं देखें, रस छंद अलंकार, भाषागत विशेषताएं, तो वो इस प्रकार हैं। दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है, मानवीकरण किया गया है, प्रातःकाल का मानवीकरण किया गया है और उपमा अलंकार विद्यमान है। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है। सहज और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। साधारण खड़ी बोली की कविता है। मुक्तक छंद विद्यमान है। ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण किया है तथा नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं छात्रों। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? दूसरा प्रश्न है, कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? गीला अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है क्योंकि वह शंख के समान पवित्र माना जाता है। कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि भोर का नभ सफेद तथा नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता, क्योंकि हल्का हल्का अंधकार होता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि प्रातःकाल में ओस की नमी विद्यमान रहती है, गीले चौके में भी नमी होती है, अतः नीले नभ को गीला बताने के लिए इस उपमान का प्रयोग किया गया है। और इस काव्यांश पर आधारित अंतिम प्रश्न का उत्तर है, प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने 2 उपमानों का प्रयोग किया है, नीले शंख का और राख से लीपे हुए चौके का। ये दोनों उपमान सर्वथा नवीन हैं, नए हैं। दूसरी काव्य पंक्तियां हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, सलेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। इसके कठिन शब्द हैं। सिल मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर। सिल और बट्टा आपने देखा होगा पुराने घरों में आज भी देखने को मिल जाता है, दर्शन हो जाते हैं। केसर एक विशेष फूल होता है
जिसको रंग के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है और वैसे बहुत गर्म होता है। तो जो मीठे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भी डालने से रंग भी बदल जाता है और स्वाद में भी अंतर आ जाता है। और जब बहुत अधिक सर्दी होती है, यदि उसका एक आध पत्ती, एक ही पत्ती यदि हम प्रयोग में ले आते हैं तो काफ़ी जो है वो हमको गर्मी, शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। प्रसंग वही पुराना होगा आपका। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता उषा से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता के रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं और कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है तथा कविता के इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। व्याख्या एक बार पुनः देखते हैं। कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है। क्षितिज वह स्थान कहलाता है छात्रों जहां हमें आकाश को यदि हम बहुत दूरी से देखें तो धरती और आकाश मिलता हुआ जिस पॉइंट पर हमें दिखाई देता है उस बिंदु को क्षितिज कहते हैं। और कक्षा 9 और 10 में आपकी पुस्तक का नाम भी क्षितिज था। सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को लाल केसर से किसी ने धो दिया हो, या अंधेरा काली सिल का प्रतीक है यहाँ और सूर्य की लाली केसर के समान दिखाई देती है। इस समय में आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान और सुबह की लालिमा लाल खड़िया चौक के समान यहाँ दर्शाई गई है, बताई गई है। कविता में विशेष कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है तथा नए बिंबों और उपमानों का सुंदर वर्णन किया गया है या प्रयोग किया गया है। काव्यांश की भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली में अभिव्यक्ति की गई है। आधारित प्रश्न देखते हैं। आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने किस समय का चित्रण किया है। कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है। उत्तर देखते हैं। आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने सिल और स्लेट जैसे उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लाल लाल धब्बों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कवि ने सूर्योदय के पहले भोर का चित्रण किया है, यानी बहुत सवेरा जब होता है। कवि ने अंधेरे को काली सिल माना है। सुबह की किरणें लालिमा युक्त होती हैं। ऐसे में सूर्योदय को देखने से ऐसा लगता है या उस समय को देखने में ऐसा लगता है मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। और अंतिम प्रश्न का उत्तर, कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट, लाल केसर, लाल खड़िया चौक के उपमानों के माध्यम से चित्रित किया है। प्रातःकालीन ओस तथा नमी के माध्यम से काली सिल को लाल केसर से धुलना जैसा बताया गया है। तीसरा काव्यांश है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। छात्रों, ये अंतिम काव्यांश भी है। शब्दार्थ गौर यानी गोरी, झिलमिल मचलती हुई, चंचल, देह शरीर, जादू आकर्षण या सौंदर्य, उषा प्रातःकाल, सूर्योदय सूर्य का उदय होना। प्रसंग वही है आपका। व्याख्या पुनः देख लेते हैं। कवि ने भोर के प्रतिक्षण बदलते हुए दृश्य का सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है तथा कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफ़ेद आभा यानी चमक दिखाई देने लगती है और ऐसा लगता है मानो नीले जल में
किसी युवती की गोरी गोरी देह हिल रही हो। धीमी हवा तथा नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। कुछ समय के बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता स्वरूप सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है और उस समय ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है या समाप्त हो गया है। इस काव्यांश पर आधारित विशेष जो इस काव्यांश में है, कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। माधुर्य गुण विद्यमान है। नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। साधारण सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद विद्यमान है। गोरी देह के झिल मिलाने की समानता किससे की गई है? उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू टूटने का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए और उषा का जादू कब टूटता है? गोरी देह के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी तथा स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता हुआ प्रतीत होता है। उषा का जादू अद्भुत है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। यह जादू जैसा प्रतीत होता है। उषा काल में प्राकृतिक सौंदर्य अति शीघ्रता से अर्थात हर पल बदलता रहता है। सूर्य के आकाश में चढ़ते ही उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है और उस समय ऐसा लगता है कि उषा का जादू समाप्त हो गया। जो एक हमारे मन में जादू और भ्रम बना रहता है वो समाप्त हो जाता है। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है तथा सूर्य की किरणों से आकाश में छाई हुई लालिमा समाप्त हो जाती है। हमारी ये कविता इस पर आधारित काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न और उत्तर, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तर, भाषा अभ्यास जो हमारे पाठ के बाद प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर तथा अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर यहीं समाप्त हो जाते हैं। और 3 प्रश्न मैंने आपको स्वयं सॉल्व करने के लिए दिए हैं, तो वो आप पूरे कर लीजिएगा। आज के अंक में हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद हमारा नया पाठ शुरू होगा जो पहलवान की ढोलक है। धन्यवाद छात्रों।